नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चीनी भेड़िए पार्ट 2। दोनों कर्ण को उठाकर चल दिए। कर्ण को होश आया तो वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। होश आते ही उसके मस्तिष्क ने कहा, किसी ने मुझे धक्का दिया था और यह काम सिवाय शेर सिंह के किसी और का नहीं हो सकता। पुल पर उस समय हम 3 ही थे। नरेंद्र आगे चल रहा था और शेर सिंह मेरे साथ चल रहा था। पहले उसने गिरने का बहाना कर मेरी टांग में टांग अड़ाई। फिर जब मैं लड़खड़ाया तो उसने मुझे धक्का दे दिया। वह मुझे पुल से गिराकर मार देना चाहता था। नरेंद्र पलटकर देखता तो शेर सिंह कह देता कि मैंने पुल से स्वयं छलांग लगा दी है। लेकिन शेर सिंह मुझे क्यों मारना चाहता था? क्या वह भी चीनी एजेंट है? क्या इस घटना की सूचना मैं कर्नल प्रताप को भिजवाऊं? अगर शेर सिंह मुझे मारना चाहता है तो वह दोबारा जरूर कोशिश करेगा। मुझे उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन इस बार मैं होशियार रहूंगा और उसे मौके पर पकड़ लूंगा। फिर उससे पूछूंगा कि वह किसके आदेश पर मुझे मारना चाहता है। और फिर यही सोचते सोचते वह पुनः सो गया। दूसरी बार शेर सिंह के जगाने पर ही कर्ण की नींद टूटी। क्या समय हुआ है? रात के 10 बज रहे हैं। आज तुम सारे दिन सोते रहे हो। डॉक्टर प्रधान तुरंत तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो जल्दी उठो। कर्ण उठकर उसके साथ चल दिया, लेकिन उसका मस्तिष्क कह रहा था, खबरदार, हो सकता है यह तुम्हें बहाने से कहीं और ले जा रहा हो ताकि तुम्हारी हत्या कर सके। लिफ्ट के सामने पहुंचकर शेर सिंह ने दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाया और पीछे हटकर बोला, चलो। जैसे ही कर्ण ने अंदर जाने के लिए कदम उठाया, उसने देखा दरवाजे के पीछे लिफ्ट नहीं थी, केवल शून्य था और कुछ मोटे मोटे तार सामने लटके हुए थे। कर्ण के मुख से निकला, अरे लिफ्ट कहाँ है? तभी अचानक शेर सिंह ने कर्ण को लिफ्ट के शून्य में धक्का दिया, लेकिन कर्ण इस बार होशियार था। अगले ही पल तड़ाक, शेर सिंह कॉरिडोर में चित जा पड़ा। कर्ण ने तार में झूलकर बाहर छलांग लगाई और शेर सिंह की कंठ से विचित्र सी आवाजें निकलने लगी, छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो बताओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा गला छोड़ो। पहले बताओ, जल्दी करो, वरना गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा। बताता हूँ। कल एक आदमी मुझे शराब खाने में मिला था। उसने अपना नाम रामानुज तिवारी बताया था। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए और कहा कि सैनिटोरियम में नया मरीज कैप्टन कर्ण आया है। अगर मैं उसकी हत्या कर दूं तो वह मुझे 40,000 रुपये और देगा। मुझे रुपयों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। रुपए निकालते हुए उसकी जेब से एक कार्ड नीचे गिरा था। जब वह मेरे लिए शराब लेने गया तो मैंने वह कार्ड उठा लिया। कार्ड पर उसकी तस्वीर छपी हुई थी, लेकिन उसका नाम तिवारी नहीं, कुछ और लिखा था। क्या नाम लिखा था मुझे याद नहीं, लेकिन वह कार्ड मेरी जेब में है। कर्ण ने उसकी छाती पर बैठे बैठे उसकी जेब में हाथ डालकर कार्ड निकाल लिया। कार्ड निकालकर देखते समय कर्ण की पकड़ जरा सी ढीली पड़ी थी। तभी शेर सिंह फुर्ती से उठा और उसने अपनी टांग कर्ण के सिर पर मारनी चाहिए, मगर कर्ण ने उसकी टांग पकड़कर झटका दिया और आह! फिर वह तेजी से पलटकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा, इस सैनिटोरियम में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। बाहर निकलकर मैं कर्नल प्रताप से मिलूंगा और उन्हें सारे हालात बताऊंगा। यह सोचकर वह कमरे से निकलकर फिर कॉरिडोर में आया। अगर मुझे किसी तरह डॉक्टर का लिबास मिल जाए तो मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ। भाग्य उसका साथ दे रहा था। नीचे जाने की सीढ़ियों के सामने एक कमरा था। शायद यहाँ से मुझे डॉक्टर का लिबास मिल जाए। कर्ण ने आगे बढ़कर शीशे के अंदर झांका। बन गया काम। 10 मिनट बाद वह बाहर निकला तो डॉक्टर की वेशभूषा में था। उसके बाद सब कुछ सरलतापूर्वक हो गया। वह स्टेथोस्कोप हिलाता हुआ सैनिटोरियम के गेट से निकलता चला गया। भाग्य सचमुच उसका साथ दे रहा था। जल्दी ही उसे एक टैक्सी स्टैंड नजर आ गया और उसने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को डॉक्टर मीना का पता बताते हुए कहा, जल्दी चलो, मेरे पास समय बहुत कम है। 15 मिनट बाद वह डॉक्टर मीना के फ्लैट की घंटी बजा रहा था। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला तो डॉक्टर मीना गाउन पहने उसके सामने थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? सैनिटोरियम? प्लीज़ डॉक्टर, पहले मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज़। अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचकर कर्ण सोफे पर लगभग गिर सा पड़ा। डॉक्टर मीना ने उसके निकट बैठते हुए कहा,
कैप्टन, क्या तुम सैनिटोरियम से भागकर आए हो? यह डॉक्टर का लिबास? हाँ डॉक्टर, मैं वहाँ से भागकर आया हूँ। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। कैप्टन कर्ण ने डॉक्टर मीना को विस्तार पूर्वक सारी घटनाएं सुना दी। बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। यानी आप सैनिटोरियम के एक गार्ड की हत्या करके वहाँ से फरार हुए हैं? जी हाँ, लेकिन यह मेरे लिए ज़रूरी था, वरना वह गार्ड मेरी हत्या कर देता। अब मैं जल्द से जल्द कर्नल प्रताप से मिलना चाहता हूँ, ताकि उसके साथ जाकर उस व्यक्ति से निपट सकूँ जिसने मेरी हत्या कराने के लिए गार्ड को रुपए दिए थे। ठीक है, मैं कर्नल प्रताप को फ़ोन करके यहाँ बुलाती हूँ और सैनिटोरियम फ़ोन करके वहाँ के हालात भी पता करती हूँ। ठीक है। 10 मिनट बाद मीना वापस कमरे में आकर बोली, उस गार्ड की लाश मिल चुकी है और सैनिटोरियम वालों ने पुलिस को आपके फरार होने की सूचना भी दे दी है। यह तो होना ही था। खैर, कर्नल प्रताप ने क्या कहा? क्या वह आ रहे हैं? कर्नल घर पर नहीं है। उनकी पत्नी ने बताया है कि रात कोई अर्जेंट फ़ोन आया था और कर्नल को अचानक कलकत्ता जाना पड़ गया। यह तो बुरा हुआ। मैं सुबह से पहले उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। कार्ड पर उसका नाम संत परमानंद लिखा है। पता है बौद्ध शिक्षा सदन, काठली गांव। काठली गांव? यह तो यहाँ से 150 मील दूर है और वहाँ बहुत से बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो संत परमानंद अवश्य ही चीनी एजेंट है और संत बनकर लोगों को मूर्ख बना रहा है। मैं कर्नल की प्रतीक्षा में समय नष्ट नहीं करना चाहता डॉक्टर मीना। अगर गार्ड शेर सिंह की मृत्यु की सूचना उस संत को मिल गई तो वह वहाँ से फरार हो जाएगा। इसलिए मेरा वहाँ तुरंत पहुँचना ज़रूरी है। आपकी बात उचित है, लेकिन यह भी तो सोचिए कि वहाँ उसके और साथी भी होंगे। आप अकेले उन सबका मुकाबला कैसे करेंगे? आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरे पेशे में खतरों से डरना नहीं सिखाया जाता मीना जी। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो देश का एक शत्रु बचकर निकल जाएगा। ओके, आप वहाँ जरूर जाएं, लेकिन इस समय नहीं, सुबह, और अपनी कार में मैं भी आपके साथ चलूँगी। आप? नहीं, मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता। आपकी जान खतरे में डालने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं अपनी खुशी से अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, आप मेरे साथ चल सकती हैं, मगर हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। उस रात कर्ण डॉक्टर मीना के ड्राइंग रूम में ही सोफे पर सो गया। सुबह को वह नाश्ता वगैरह करके काठली गांव चलने के लिए तैयार हो गई। चलने से पहले कर्ण ने कहा, मीना जी, मैं एक बार कर्नल प्रताप के घर फ़ोन करके देखना चाहता हूँ। फ़ोन दूसरे कमरे में है। आइए, मैं आपको नंबर मिलाकर देती हूँ। फ़ोन का नंबर मिलाने के बाद मीना बाहर चली गई थी। कर्ण ने फ़ोन पर कहा, क्या कर्नल प्रताप वापस आ गए हैं? जी नहीं, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। उनकी आज 4 बजे तक वापस आने की उम्मीद है। मैडम, उनके आते ही आप मेरा एक संदेश उनको दे दीजिए। मेरा नाम कैप्टन कर्ण है। कर्नल से कहिए कि मैं डॉक्टर मीना के साथ एक व्यक्ति संत परमानंद से मिलने काठली गांव बौद्ध शिक्षा सदन गया हूँ। उनसे यह भी कहिए कि मुझे सैनिटोरियम में एक चीनी एजेंट ने कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह मेरे ही हाथों मारा गया। उसी से मुझे संत परमानंद का पता मिला था। वह भी चीनी एजेंट है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मैडम? जी हाँ, मैं समझ रही हूँ। कर्नल से यह भी कह दीजिए कि अगर कल सुबह तक मेरा कोई संदेश न मिले तो कर्नल साहब उस संत के शिक्षा सदन पर छापा मारकर मुझे तलाश कर सकते हैं। ओके, मैं कह दूंगी कैप्टन। फ़ोन बंद करके कर्ण दूसरे कमरे में आया तो डॉक्टर मीना ने एक पिस्तौल उसे देते हुए कहा, यह रख लीजिए कैप्टन। जनरल वर्धान के बहुत से हथियार यहाँ रहते हैं। यह उन्हीं में से है। एक छोटा सा पिस्तौल मैंने भी अपने पर्स में रख लिया है। थैंक्स मीना जी, आप काफ़ी समझदार हैं। चलिए, अब चलते हैं। फिर वह गाड़ी में बैठकर काठली गांव की ओर चल दिए। गाड़ी कर्ण ड्राइव कर रहा था। मीना उसके बराबर में बैठी थी। हमें यात्रा करते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। जी हाँ, 3 बजने वाले हैं। आखिर शाम 4 बजे वह काठली गांव में बौद्ध शिक्षा सदन की 3 मंजिली इमारत के सामने गाड़ी से उतरे। इमारत के दरवाजे पर 2 व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं जैसे चोगे पहने खड़े थे। कर्ण ने संत परमानंद का कार्ड उनको दिखाते हुए कहा, हमें संत परमानंद जी से मिलना है। उन्होंने आपको बुलाया है? नहीं, उनके एक शिष्य ने यह कार्ड देकर हमें यहाँ भेजा है। हम संत जी से कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे साथ आइए। मार्ग में कर्ण ने दबे स्वर में मीना से कहा, यह बौद्ध भिक्षु चीनी भी हो सकते हैं। मैंने इनके हाथ देखकर अंदाजा लगाया है कि यह जूडो कराटे के एक्सपर्ट है। इनके हाथों के पंजे बहुत बड़े और सख्त हैं। फिर तो हमें बहुत होशियार रहना होगा।
आप लोग यहाँ बैठिए, मैं जाकर संत जी को भेजता हूँ। भिक्षु संत को बुलाने चला गया और वह दोनों बुद्ध जी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। आपको डर तो नहीं लग रहा मीना जी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा मन जिज्ञासा से भरा हुआ है। तभी हॉल के दरवाजे में संत परमानंद प्रविष्ट हुआ। कर्ण ने कार्ड पर उसका चित्र देखा था, इसलिए तुरंत पहचान लिया। वह शायद कर्ण को शक्ल से नहीं पहचानता था। आप लोग मुझसे मिलने आए हैं? जी हाँ, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं संत जी, मेरा नाम कैप्टन कर्ण है। कर्ण का नाम सुनकर संत के शरीर को आश्चर्य का तेज झटका लगा था, मगर वह तुरंत ही संभल कर बोला, मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना। फिर तो आपने शेर सिंह का नाम भी नहीं सुना होगा, जिसे आपने मेरी हत्या कराने के लिए 10,000 रुपये एडवांस दिए थे। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। भोले मत बनिए संत जी, मैं उस शेर सिंह की बात कर रहा हूँ जिससे आप तिवारी बनकर मिले थे और उसे रुपया दिया था। लेकिन तुम्हारे दुर्भाग्य से तुम्हारा कार्ड वहाँ गिर गया था, जिसे शेर सिंह ने उठा लिया। उसी कार्ड के सहारे मैं तुम तक। शब्द कर्ण के मुख में ही रह गए। हाथ को महसूस करते ही उसके मस्तिष्क ने कहा, खतरा। दूसरे ही पल फिर कर्ण ने घूमकर अपने बूट की ठोकर संत परमानंद के पेट में मारी। तड़ाक! संत नीचे जा पड़ा। तभी हॉल का दरवाजा खुला और 3-4 भिक्षु दौड़ते हुए भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने कर्ण को पिस्तौल निकालने का मौका भी न दिया और कर्ण पर टूट पड़े। एक भिक्षु ने डॉक्टर मीना के सिर पर कुछ मारा, वह बेहोश होकर गिर गई। कर्ण भी कराटे एक्सपर्ट था। जमकर लड़ाई होने लगी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। लंबी बेहोशी के बाद कर्ण को होश आया तो वह उसी हॉल में फर्श पर पड़ा था। उसने एक बार आंखें खोलकर जल्दी से बंद कर ली। माय गॉड, यह कर्नल ली यात यहाँ कैसे पहुँच गया? कर्ण बेहोश बना उनकी बातें सुनने लगा। कर्नल ली यात कह रहा था, यह सेंटर नष्ट करना अब बहुत जरूरी है। तुम्हारा राज खुल चुका है। तुम्हारी सरकार अब तुम्हें शांति से नहीं रहने देगी। ठीक है कर्नल, आप जैसा चाहें कीजिए, लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं तो आज रात ही जनरल वर्धान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे असिस्टेंट कैप्टन चौंग यहाँ रहेंगे। कल तक कैप्टन कर्ण को समाप्त करके और यह सेंटर बम से उड़ाकर तुम इनके साथ सीमा पार कर लेना। हम अपने देश में तुम्हें हर तरह का ऐश और आराम देंगे। ठीक है कर्नल, आप जैसा कहेंगे मैं करता रहूँगा। तो अब तुम दूसरे कमरे में जाकर उस लड़की से पूछने की कोशिश करो कि यह लोग अपने यहाँ आने की बात किस किस को बताकर आए हैं। ओके। परमानंद के जाने के बाद कर्नल ली यात ने खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कैप्टन चौंग से कहा, इस मूर्ख परमानंद को साथ लाने की जरूरत नहीं है चौंग। इसे भी कैप्टन कर्ण के साथ गोली मारकर किसी काई में फेंक देना। इमारत में टाइम बमों पर इतना टाइम लगाना कि तुम्हारी सीमा पार करने के बाद वह फटे। फिलहाल तुम इस कैप्टन के हाथ पैर बांधकर डाल दो। मैं समझ गया सर। कर्ण ने उसकी सारी बातें सुनी थी, लेकिन वह चुपचाप पड़ा रहा। कैप्टन चौंग ने एक रस्सी से उसके हाथ पांव बांध दिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।